आइए अब हम उपसंयोजन यौगिकों में समावयवता आइसोमेरिज्म के विषय में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, समावयवी ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन इनमें जो अवयवी कण होते हैं या परमाणु होते हैं उनकी व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है और इस भिन्न भिन्न व्यवस्था की वजह से इनके बहुत से भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। ये सभी यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अन्य यौगिकों में जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है, एक संरचनात्मक समावयवता और दूसरी त्रिविम समावयवता। तो यहाँ पर हम देखें कि जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं इनमें भी ये दोनों प्रकार की समावयवता देखने को मिलती है। पहली यहाँ पर संरचनात्मक समावयवता और दूसरी त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के अंतर्गत भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार की समावयवता देखने को मिलती है। इसे हम मुख्य रूप से 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें आयनन समावयवता, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरे प्रकार की समावयवता है बंधनी समावयवता, जिसे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। तीसरी प्रकार की समावयवता है उपसहसंयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और चौथे प्रकार की समावयवता है विलायक योजन समावयवता या हाइब्रिड आइसोमेरिज्म। इसी प्रकार हम देखें जो त्रिविम समावयवता है स्टीरो आइसोमेरिज्म, उसमें भी हम जानते हैं कि दो प्रकार होते हैं, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ज्यामितीय समावयवता भी देखने को मिलती है और प्रकाशीय समावयवता भी देखने को मिलती है। तो आइए अब हम इन अलग अलग प्रकार की जो समावयवता है उनके विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संरचनात्मक समावयवता के विषय में। इसका पहला प्रकार है, हमने देखा आयनन समावयवता। इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो काउंटर आयन है, जो कि कॉम्प्लेक्स के बाहर स्थित होता है, यदि वह भी एक संभावित लिगेंड हो तथा वह कॉम्प्लेक्स के अंदर उपस्थित लिगेंड को रिप्लेस करके प्रतिस्थापित कर सके, तो इस प्रकार की आयनन समावयवता देखने को मिलती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास उदाहरण है पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट ब्रोमाइड, और इसका जो दूसरा समावयवी है हम देख सकते हैं, यहाँ पर है पेंटामीन ब्रोमीडो कोबाल्ट सल्फेट। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले वाले कॉम्प्लेक्स में जो सल्फेट है वो लिगेंड के रूप में उपस्थित है, जबकि ब्रोमाइड जो है वह काउंटर आयन के रूप में उपस्थित है। दूसरी ओर दूसरे वाले उदाहरण में हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन जो है वह यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड के रूप में उपस्थित है, जबकि सल्फेट आयन यह काउंटर आयन के रूप में उपस्थित है। अब हम इनका आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं? हम जानते हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आयनाइज्ड किया जाता है, जल में विलय किया जाता है, तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के आयन मिलते हैं। एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है और दूसरा होता है काउंटर आयन, जो कि आयनाइजेबल होता है। और जब हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक जो हमें आयन मिलेगा वो होगा पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट प्लस आयन का, और दूसरा मिलेगा हमें जो मुक्त अवस्था में मिलेगा वो होगा ब्रोमाइड आयन। और यदि इस सॉल्यूशन में, इस विलयन में हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाल दें, तो जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं, यहाँ पर जो फ्री काउंटर आयन है ब्रोमाइड आयन, यह सिल्वर के साथ संयोग करके सिल्वर ब्रोमाइड का अवक्षेप
देता है जो कि येलो कलर का होता है। इससे हम पहचान पाते हैं या आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं कि यहाँ पर जो ब्रोमाइड है वो काउंटर आयन के रूप में उपस्थित है। उसी तरह से जब हम दूसरे वाले कंपाउंड को देखें, यहाँ पर जब इसका हम आयनाइजेशन करेंगे तो हमें जो काउंटर आयन है सल्फेट आयन ये फ्री अवस्था में प्राप्त होंगे। और जब इस अभिक्रिया मिश्रण में हम बेरियम क्लोराइड का विलयन डालेंगे तो हमें बेरियम सल्फेट बनने की वजह से सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। और इस तरह से दोनों को में की संरचना में हम अंतर कर सकते हैं और इस प्रकार के जो दोनों समावयवी हैं ये आयनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे। तो आइए अब दूसरे प्रकार के समावयवता के विषय में जानते हैं। दूसरी प्रकार की जो समावयवता है वह है बंधनी समावयवता या जिसे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। बंधनी समावयवता उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिलती है जिनमें उभयदंती लिगेंड एम्बिडेंटेड लिगेंड पाए जाते हैं। हम जानते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड में दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक समय में वो अपने एक ही डोनर एटम का उपयोग सेंट्रल मेटल एटम से बंध बनाने के लिए करते हैं, जिसके उदाहरण हमने पहले देखे हैं। यहाँ पर उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे थायोसाइनेट। हम जानते हैं इसका जो सूत्र होता है वो होता है HCN। अब यहाँ पर जो सल्फर है वह भी डोनर एटम होता है और उसके अलावा यहाँ पर हम देखें जो कार्बन है वह भी डोनर एटम के रूप में होता है। तो जब यह मेटल के साथ सल्फर के द्वारा भी जुड़ सकता है और दूसरे में यह मेटल के साथ कार्बन के द्वारा भी जुड़ सकता है। यहाँ पर हम देखें कि जो दोनों लिगेंड हैं वो एक दूसरे के समान हैं, उनका जो संरचना सूत्र है फॉर्मूला है वह भी समान है, लेकिन यहाँ पर डोनर एटम भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे पेंटामीन थायोसाइनेटो कोबाल्ट सल्फेट और इसका दूसरा जो समावयवी होगा वह होगा पेंटामीन आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्ट सल्फेट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले वाले जो उदाहरण में यह सल्फर, क्योंकि सल्फर सेंट्रल मेटल एटम की तरफ है तो यहाँ पर यह सल्फर से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे वाले में हम देखेंगे कि यह कार्बन सेंट्रल मेटल एटम की तरफ लिखा हुआ है, यानी कि यह कार्बन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। और इस वजह से दोनों में के गुणों में भिन्नता पाई जाती है और ये दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर कहलाते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण हम ले सकते हैं नाइट्रो समूह का, जिसका सूत्र होता है NO2 और जिस पर 1 नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। यहाँ पर भी हम देखें कि ये इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और ऑक्सीजन भी डोनर एटम है। तो ये नाइट्रोजन के द्वारा भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है। जब हम नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ेगा तब हम इसे नाइट्राइटो -N के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और जब ये लिखते समय जब इसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे उस समय, और जब यह ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ता है तब हम उसमें नाइट्रेटो -O के द्वारा इसका नामकरण करते हैं। जब हम फार्मूले के रूप में देखेंगे इसका जो दोनों एग्जाम्पल हम देखते हैं, पेंटामीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट क्लोराइड, ये पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जिसमें कि ये ऑक्सीजन के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। जब वहां पर हम सूत्र लिखेंगे तो हम इसे ONO ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी ओर जब यह नाइट्रोजन के द्वारा लिंकेज हमें बताना होगा उस समय हम इसे पेंटामीन नाइट्रो कोबाल्ट क्लोराइड लिखेंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट में NO2 लिखेंगे। NO2 दर्शाता है कि जो लिगेंड है नाइट्रोजन के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है, जबकि ONO जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दर्शाता है कि जो लिगेंड है वो ऑक्सीजन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम इसकी संरचना भी देख सकते हैं जिससे हमें इसकी और भी संरचना स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम देखें कि देखिए जो
पहला वाला एग्जाम्पल है, इसमें हम देख रहे हैं जिसमें ये नाइट्रोजन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखें कि जो अष्टफल की इसकी संरचना होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट की वो 6 है। तो यहाँ पर देखें जो 4 NH3 लिगेंड है वो एमीन है, वो चारों स्क्वायर प्लानर के कोनों पर उपस्थित रहेंगे। एक जो होगा वो जो अक्ष के नीचे की तरफ उपस्थित है और जो लिगेंड है वह ऊपर की तरफ उपस्थित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में ये ऑक्सीजन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से हम देखें कि दोनों की ही संरचना में सूत्र दोनों के समान हैं, लेकिन दोनों की संरचना भिन्न भिन्न होने की वजह से इनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। जब यह नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ा होता है तो इसका जो रंग होता है ये कंपाउंड येलो कलर का होता है, और जब यह ऑक्सीजन के द्वारा जुड़कर कंपाउंड बनाता है तो उस समय यह रेड कलर का होता है। तो इससे हम देख रहे हैं कि इनके गुणों में भिन्नता आ जाती है और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के बंधनी समवायवी या लिंकेज आइसोमर कहलाते हैं। अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार की संरचनात्मक समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की जो समावयवता है वो तब पाई जाती है या उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाई जाती है जहाँ की जिसमें कि कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर हम देखें कि जो ये कंपाउंड इस प्रकार की समावयवता है वह पॉलीडेंटेड या पॉलीसेंटर्ड कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती है, जिसमें कि एक से अधिक धातु परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही संकुल में उपस्थित भिन्न भिन्न धातुओं के धनायनिक और ऋणायनिक जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है उनके बीच, उनके मध्य लिगेंडों के अंतर परिवर्तन या की वजह से या एक्सचेंज की वजह से इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। इसका भी हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास उदाहरण है हेक्सामीन कोबाल्ट 3+ आयन, और दूसरा भी जो कॉम्प्लेक्स है वह है हेक्सासाइनाइडो क्रोमेट 3- आयन। अब यहाँ पर हम देखें कि इसमें ये दोनों ही प्रकार के ये जो समावयवता है इसे हम उपसंयोजन समावयवता कहते हैं। यदि हम इसमें आइसोमर की बात करें तो इसमें जो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं जो कि धनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसमें उदासीन लिगेंड है NH3 और जिसकी संख्या 6 है, जबकि जो ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स है उसमें साइनाइड लिगेंड है जो कि ऋणावेशित है। अब यहाँ पर एक एक करके एक साथ लिगेंड का परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम देखें कि साइनाइड जो लिगेंड है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में से यदि एक पॉजिटिव वाले कॉम्प्लेक्स में आ जाए और एक NH3 समूह या लिगेंड ये नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स में चला जाए तो हमें एक नई संरचना प्राप्त हो जाएगी और उस संरचना का सूत्र हो जाएगा पेंटामीन साइनाइडो कोबाल्ट। और चूंकि यहाँ पर आवेश क्योंकि एक साइनाइड नेगेटिव आयन यहाँ पर आ चुका है इसलिए जो कॉम्प्लेक्स पर 3+ चार्ज था उसमें कमी आ जाएगी और यहाँ पर चार्ज हो जाएगा 2+। दूसरी ओर चूंकि यहाँ पर एक साइनाइड आयन कम हो गया है लिगेंड और वहाँ पर आ गया है एक NH3 समूह, तो अब इसका सूत्र हो जाएगा एमीन पेंटासाइनाइडो क्रोमेट 2- आयन। इसी तरह से जब दो साइनाइड पहले वाले कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे और दो अमीन दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक नया आइसोमर प्राप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा टेट्रामीन डाइसाइनाइडो कोबाल्ट प्लस और दूसरे में मिलेगा हमें डाइएमीन टेट्रासाइनाइडो कोबाल्ट माइनस। इसके बाद जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स में 3 एमीन समूह और 3 साइनाइड समूह हो जाएंगे उस समय यहाँ पर हो जाएगा ट्राइएमीन ट्राई
साइनाइडो कोबाल्ट और इन पर जो आवेश होगा वो 0 0 0 0 आवेश हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि पहले वाले कॉम्प्लेक्स में साइनाइड लिगेंड की संख्या बढ़ जाएगी और साइनाइड लिगेंड की संख्या बढ़ने से अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नया कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा डाइएमीन टेट्रासाइनाइडो कोबाल्टेट 1 माइनस, और दूसरी तरफ हमें मिलेगा टेट्राएमीन डाइसाइनाइडो क्रोमियम 1 प्लस चार्ज। इसके बाद जो नेक्स्ट आइसोमर मिलेगा वो हो जाएगा यहाँ पर एमीन पेंटासाइनाइडो कोबाल्टेट 2 माइनस आयन, जबकि दूसरी ओर हमें मिलेगा पेंटामीन साइनाइडो क्रोमियम 2 प्लस आयन। और इसके बाद अंत में हमें जो आइसोमर मिलेगा वो होगा हेक्सासाइनाइडो कोबाल्टेट 3 माइनस आयन, जबकि दूसरी तरफ हमें मिलेगा हेक्सा एमीन क्रोमियम 3 प्लस आयन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 7वें नंबर का जो कॉम्प्लेक्स हमें मिल रहा है वो पहले वाले के बिल्कुल विपरीत है। और इस तरह से हम देखें कि इस कंपाउंड के ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके हमें 7 आइसोमर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि जब बहुकेंद्रकीय उपसंयोजन यौगिक होते हैं तो उसमें अलग अलग जो धनायनिक कॉम्प्लेक्स और ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंडों के अंतर परिवर्तन के कारण अलग अलग प्रकार के समावयवी उत्पन्न होते हैं, और जितने प्रकार के समावयवी होंगे उन सभी के गुणों में एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर और उदाहरण दिया हुआ है हेक्सामीन कोबाल्ट 3 प्लस आयन और हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट 3 माइनस आयन। यहाँ पर भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो धातु परमाणु समान हैं इसलिए जो समावयवियों की संख्या है वह हमें 4 ही प्राप्त होती है। अन्य उदाहरण ले सकते हैं जैसे हेक्सामीन प्लैटिनम 2 प्लस आयन, और दूसरी हम ले सकते हैं टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनम 2 माइनस आयन। यहाँ पर देखिए जो प्लैटिनम धातु यहाँ पर भी समान है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी ये भिन्न भिन्न होती है, और इसमें हम देखेंगे कि हमें कुल 3 प्रकार के आइसोमर प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हम ले सकते हैं बिस इथिलीन डाइएमीन प्लैटिनम 2 प्लस आयन और टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट 2 माइनस आयन। तो यहाँ पर हम ये देखें कि कुल मिलाकर 2 आइसोमर हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अन्य उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पर हम लेंगे कि ट्रिस इथिलीन डाइएमीन आयरन 3 प्लस आयन, तथा दूसरे में हम देखते हैं कि हेक्साक्लोरिडो यहाँ पर दिया हुआ है हेक्साक्लोरिडो क्रोमेट 3 माइनस आयन। इनमें भी हम देखें कि इस प्रकार के जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसमें कुल मिलाकर हमें 4 आइसोमर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि यह जो समावयवता है वह कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन समावयवता कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं चौथे प्रकार की समावयवता, या जिसे हम कहते हैं विलायक योजन समावयवता, या जल, यदि विलायक जल होता है तो हम इसे जल योजन समावयवता भी कहते हैं, या इसे हम हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता उन कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है जिसमें कि जो विलायक होता है एक समावयवी में तो यह लिगेंड के रूप में उपस्थित होता है, लेकिन दूसरे प्रकार का जो समावयवी होता है उसमें जो विलायक का अणु है वह क्रिस्टल लैटिस में कहीं भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और मान लीजिए यह जल है, तो जब ये मुक्त अवस्था में उपस्थित होता है तब हम इसे क्रिस्टलीय जल, क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास है हेक्सा एक्वो क्रोमियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है यह पर्पल कलर का होता है। दूसरी ओर यदि इसमें से एक जल का अणु बाहर चला जाए
तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्रोमियम में जो है, इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट करने के लिए एक काउंटर आयन जो क्लोराइड है उसमें से एक काउंटर आयन को अंदर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जो दूसरा समावयवी प्राप्त होगा वह होगा पेंटा एक्वो क्लोरिडो क्रोमियम क्लोराइड, और इसमें का जो जल का एक अणु लिगेंड में से बाहर निकल कर गया है वह डॉट के रूप में H2O के रूप में जिसे हम लिखेंगे, यह क्रिस्टल लैटिस में क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में उपस्थित होगा। और ये जो दूसरा कंपाउंड है यह हमें ब्राउन ग्रीन कलर का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो जल के अणुओं की कॉम्प्लेक्स के अंदर उपस्थिति या कॉम्प्लेक्स के बाहर उपस्थिति की वजह से इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। इसे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या जल योजन समावयवता कहते हैं। साथ ही साथ जिसमें जल लिगेंड के रूप में होता है उसे हम एक्वा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और जिसमें जो जल का अणु होता है वह क्रिस्टल जालक में कहीं पर उपस्थित होता है, उसे हम हाइड्रेट आइसोमर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने उपसंयोजन यौगिकों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक समावयवता को जाना। आइए अब हम उपसंयोजन यौगिकों में पाई जाने वाली दूसरे प्रकार की समावयवता त्रिविम समावयवता के विषय में जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं त्रिविम समावयवी वो समावयवी होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र तो समान होते ही हैं, साथ ही साथ इनके रासायनिक आबंध भी एक दूसरे के समान होते हैं। लेकिन इन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के लिगेंड होते हैं उनकी दिक् स्थान में व्यवस्था या जिसे हम कहें स्पेशल अरेंजमेंट वो भिन्न भिन्न पाया जाता है, और इसकी वजह से इनकी भिन्न भिन्न आकृतियाँ या ज्यामितियाँ संभव हो पाती हैं, और इसलिए ये ज्यामिति समावयवता तथा प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिविम समावयवी के समावयवता के अंतर्गत ज्यामितीय समावयवता को। ज्यामितीय समावयवता उन कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है जो कि हेट्रोलैप्टिक होते हैं। शुरू में हमने जाना है कि हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें एक से अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड्स उपस्थित होते हैं, और इनकी भिन्न भिन्न लिगेंडों की वजह से हमें भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था प्राप्त होती है। और यहाँ पर हम देखें कि यह व्यवस्था जो होती है या ज्यामितीय समावयवता है वह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो उपसंयोजन यौगिक होते हैं उनमें किन किन प्रकार की ज्यामितीय समावयवता देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि जब संकुल की ज्यामिति इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो यहाँ पर हमें दो प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। एक होती है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी और दूसरी होती है स्क्वायर प्लैनर वर्ग समतलीय। अब यहाँ पर हम देखें जो टेट्राहेड्रल ज्यामिति होती है उसमें यदि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंड की स्थिति को देखें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में या ज्यामिति में सभी जो बंध होते हैं वो 109 डिग्री और 28 मिनट के होते हैं, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर प्रत्येक लिगेंड की स्थिति समान होगी, और स्थिति समान होने की वजह से यहाँ पर ज्यामितीय समावयवता देखने को नहीं मिलती। तो हम कोऑर्डिनेशन जो नंबर 4 में हम देखेंगे कि किसी में भी टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें ज्यामितीय समावयवता देखने को नहीं मिलती। अब हम देखें वर्ग समतलीय ज्यामिति। वर्ग समतलीय संरचना में हम देखें कि जो इसमें जो चारों लिगेंड होंगे वो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर एक
प्लेन पर उपस्थित होते हैं और यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड की दो स्थितियां संभव हो पाती हैं, एक 90 अंश की दूरी पर और दूसरी 180 अंश की दूरी पर। और इस तरह से हम देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें ज्यामितीय समन्वयता देखने को मिलती है। तो सब इसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें कितने प्रकार की या भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा जानते हैं कि इनमें किस किस प्रकार की ज्यामितीय समन्वयता देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम देखें, यदि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है यह Ma4 टाइप का है, यानी कि जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु M है और A लिगेंड है और A4 है, यानी कि चारों के चारों लिगेंड समान हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हो गया वो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इस तरह से होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में ज्यामितीय समन्वयता हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि यहाँ पर ये Ma3B टाइप का कॉम्प्लेक्स हो तो वहां पर भी हम देखेंगे कि इसमें 3 लिगेंड समान है, एक लिगेंड असमान है, इनसे अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें एक भी ज्यामितीय समन्वयता देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रकार का उदाहरण ले सकते हैं जिसमें कि Ma2B2 टाइप का उदाहरण लेते हैं, जिसमें कि 2 लिगेंड एक समान है और 2 इनसे अलग हैं। तो यहाँ पर इसका उदाहरण हम ले सकते हैं सिस्प्लेटिन का, जिसका सूत्र होता है डाईएमीन डाईक्लोरिडो प्लैटिनम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जैसे एमीन लिगेंड है और 2 यहाँ पर क्लोरिडो लिगेंड है। अब यहाँ पर यदि हम क्लोरिडो लिगेंड की पोजीशन देखें तो ये केंद्रीय धातु परमाणु के परितः चारों ओर यदि हम देखें तो ये 90 डिग्री की दूरी पर भी उपस्थित रह सकते हैं और ये एक दूसरे से विकर्ण की स्थितियों में यानी कि 180 डिग्री की दूरी पर भी उपस्थित रह सकते हैं। तो इस स्थिति पे जब ये एक दूसरे से 90 अंश की दूरी पर होते हैं तो इस प्रकार की जो ज्यामितीय संरचना बनती है उसे हम सिस संरचना कहते हैं। और यहाँ पर दूसरे में जब ये ट्रांसपोजिशन पर उपस्थित होते हैं, 180 डिग्री की दूरी पर उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार की संरचना को हम ट्रांस संरचना कहते हैं। यानी कि यदि हम Ma2B2 प्रकार का उदाहरण लेते हैं तो वहां पर हमें 2 आइसोमर देखने के लिए मिलते हैं, एक सिस आइसोमर होगा और दूसरा ट्रांस आइसोमर होगा। इसके बाद एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि बिल्कुल हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो, यहाँ पर यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए चारों लिगेंड एक दूसरे से भिन्न हो। इस स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम एक बार AB को ट्रांसपोजिशन पर रखें, एक बार AC को ट्रांसपोजिशन पर रखें या एक बार A और D को हम ट्रांसपोजिशन पर रखें तो ये तीनों ही स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। और इस तरह से हम कहें कि क्योंकि ये जो ट्रांसपोजिशन पर हम लिगेंड्स रख रहे हैं वो एक दूसरे के समान नहीं हैं, ये भिन्न भिन्न हैं, तो इस प्रकार के लिगेंड के नाम हम सिस और ट्रांस नहीं देंगे। लेकिन चूंकि इनके स्पेशियल अरेंजमेंट भिन्न भिन्न है, इसकी वजह से हम इन्हें आइसोमर मानते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए चारों लिगेंड भिन्न भिन्न होते हैं वर्ग समतलीय संरचना में, तो वहां पर हमें 3 आइसोमर प्राप्त होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने ये सारे उदाहरण देखे जिसमें कि सबके सब लिगेंड एक दंतुर थे, मोनोडेंटेड लिगेंड थे। अब यदि हमारे पास द्विदंतुर लिगेंड हो तो यहाँ पर हमें अलग प्रकार की ज्यामितीय संरचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में संरचना में यहाँ पर द्विदंतुर लिगेंड है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं MAA होल ट्वाइस, इस प्रकार का उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए 2 लिगेंड हैं जो कि द्विदंतुर लिगेंड हैं। अब यदि और साथ ही साथ जो दोनों द्विदंतुर लिगेंड हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं।
यदि मध्य स्थिति, मध्य में केंद्रीय धातु परमाणु से दोनों ओर जुड़ते हैं तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की संरचना मिलती है, और इसके अलावा हमें और कोई भी भिन्न संरचना इससे प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इस तरह हम कहेंगे कि यदि हमारे पास MA होल ट्वाइस यानी कि दो समान द्विदंतुर वाला हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पर हमें एक भी ज्यामितीय समावयवी नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर यदि हमारे पास जो द्विदंतुर लिगेंड है उसमें वो MAB होल ट्वाइस ये 2 प्रकार का है, तो यहाँ पर हम देखें कि इनकी पोजीशन एक में हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु के एक तरफ जुड़ा हुआ है ये AB की स्थिति से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ भी ये AB की स्थिति से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि इनका अरेंजमेंट एक दूसरे से बिल्कुल रोटेट इसको यदि हम कर दें तो यहाँ पर ये केंद्रीय धातु परमाणु के से एक तरफ वो AB स्थिति से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर ये BA पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जो आइसोमर होंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दो भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में हमें 2 ज्यामितीय समावयवी प्राप्त होंगे। इसके बाद तीसरे प्रकार का हम उदाहरण ले सकते हैं जिसमें कि एक लिगेंड द्विदंतुर लिगेंड हो और 2 जो अन्य लिगेंड हो वो एक दंतुर हो। इस स्थिति में या जैसे हम इसको टाइप में यदि ले तो लिखेंगे हम MABCD। AB उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो कि AB बता रहा है कि ये द्विदंतुर लिगेंड है, और जो 2 भिन्न लिगेंड है वो है C और D। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ पर एक तरफ हम ले सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ जो एक द्विदंतुर लिगेंड है वो है AB, और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है C और D। अब यहाँ पर जो द्विदंतुर लिगेंड है उसकी स्थिति जो कि त्यों रखते हुए यदि दूसरी संरचना में हम D और C की पोजीशन को चेंज कर दें तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर से एक नई संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस स्थिति में हम देखें कि अभी भी चूंकि ये सिस और ट्रांस पोजीशन पे जो स्थिति है लिगेंडों की वो लिगेंड एक दूसरे के समान नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये संरचनाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों ही एक दूसरे के समावयवी हैं। हालांकि हम इन्हें सिस या ट्रांस समावयवी का नाम नहीं देंगे, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें 2 प्रकार के समावयवी हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें वर्ग समतलीय संरचना में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के ज्यामितीय समावयवी प्राप्त होते हैं। ये उनकी संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड किस प्रकार के हैं, एक दंतुर है, द्विदंतुर है, एक जैसे हैं, एक समान है या भिन्न भिन्न प्रकार के हैं।